बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन, इसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, थेराप्यूटिक यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस और आखिर पे हम इनकी समरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें पता है कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस में हमारे पास एक्टिव होता है, यानी फाइट, फियर एंड फ्लाइट के रिस्पांस में। फॉर एग्जांपल आपके पीछे कोई भी डॉग लगा हुआ है तो इस सिचुएशन में जो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, दैट नर्वस सिस्टम इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बीटा ब्लॉकर्स को पढ़ने से पहले हमें इनके रिसेप्टर्स का पता होना चाहिए। बेसिकली 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हार्ट के ऊपर और ये किडनी के जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेनिन को रिलीज कर होते हैं। बीटा 2 की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास होते हैं ना स्मूथ मसल्स की ब्लड वेसल, उनके ऊपर ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर भी ये प्रेजेंट होते हैं। बीटा 3 की बात करें तो उसके अलावा बीटा 2 ना लिवर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। बीटा 3 की बात कर लेते हैं। बीटा 3 की बात करें तो ये प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास एडिपोसाइट्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास डोट्रूजर मसल होते हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर के डोट्रूजर मसल, उनके ऊपर भी बीटा 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जो बीटा 1 रिसेप्टर है ना वो जी अल्फा स्टिमुलेटरी के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। इसकी हमने सिंपैथोमिमेटिक ड्रग के अंदर डिटेल से बात की थी। अब जी अल्फा स्टिमुलेटरी ने क्या करना होता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करना होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन होती है और अल्टीमेटली इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे होते हैं। बीटा 1 की बात करें तो ये हार्ट और किडनी में प्रेजेंट होते हैं मेनली। और हार्ट के अंदर ये क्या करेंगे, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक वगैरह एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी हार्ट रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, हार्ट की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर्स का काम होता है। और किडनी के अंदर ये क्या कर रहे होते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज होता है। इनकी बात हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से की थी। फिर आते हैं बीटा 2 रिसेप्टर। ये भी जी अल्फा स्टिमुलेटरी के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। अब ये प्रेजेंट है इन द लंग्स, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकियल एंड जीआई स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्केलेटल मसल में ना बेसिकली ये ट्रेमर्स कॉज करवा रहे होते हैं। मेन लोकेशंस होती हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की। नेक्स्ट आते हैं बीटा 3 रिसेप्टर। ये भी जी अल्फा स्टिमुलेटरी के थ्रू वर्क कर रहे होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं एडिपोस टिश्यू में। उसके अलावा ये इनकी मेन लोकेशन होती है जो ब्लैडर के डोट्रूजर मसल्स है ना, वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। अब बीटा 1 रिसेप्टर दो जगह पे प्रेजेंट है, हार्ट एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर। हार्ट के ऊपर ये इंक्रीज क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक एक्शन परफॉर्म करेंगे और किडनी के जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा रेनिन को रिलीज़ करवाएंगे। मैं जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बातें हमने सिंपैथोमिमेटिक्स में डिटेल से देखी थी। तो बीटा 2 की बात कर लेते हैं। सीलरी जो आई के सीलियरिस मसल होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट है, जिनकी ये रिलैक्सेशन करवा देते हैं। जीआईटी के अंदर प्रेजेंट है जहाँ पर ये मोटिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। लिवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब लिवर के अंदर ये प्रेजेंट है तो ये ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में हमें एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी को बनाने के लिए हमारे पास ग्लूकोज का आना ज़रूरी है। तो ये लिवर के अंदर जो ग्लाइको जीनोलाइसिस होती है ना, उसके प्रोसेस को इंक्रीज कर रहे होते हैं और ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। तीसरे ये स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। स्मूथ मसल्स की ये क्या करवाएंगे, रिलैक्सेशन करवाएंगे। तो बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर बेसिकली करेंगे क्या, इन्हीं चीज़ों से दोबारा से देख लेते हैं कि बीटा रिसेप्टर अगर हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम कर देंगे। दूसरा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे, हार्ट की कंडक्शन को डिक्रीज कर देंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बीटा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक रिस्पॉन्स ये जनरेट कर रहे होते हैं। अब अगर ये रीनल जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो ये रेनिन को कम रिलीज कराएंगे। जब रेनिन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, जो एंजियोटेंसिनोजिन है वो एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा और अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, बीटा 2 रिसेप्टर जब इनहिबिट होंगे तो सीलियरिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। उसके अलावा जीआईटी मसल्स की मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी।
लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, जबकि जो ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तीसरा, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो ये बीटा ब्लॉकर्स के हम एक्शन को देखने लगे हैं। सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट लिखी हुई है, हम इसको आसान करके निमोनिक्स से इंशाल्लाह समझने लगे हैं। तो आप गौर से इनको समझिएगा और याद भी साथ साथ करते जाइएगा। अब बीटा ब्लॉकर्स में एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि बीटा ब्लॉकर्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहली क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी, रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी के बेस पे हम पहली क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसमें आते हैं बीटा वन सिलेक्टिव। बीटा वन सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि ये हार्ट के ऊपर एक्ट करेंगे, यानी ये कार्डियो सिलेक्टिव होंगे। दूसरे नॉन सिलेक्टिव आते हैं। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि ये बीटा वन पे भी एक्ट कर रहे होंगे और बीटा टू पे भी एक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले हम कार्डियो सिलेक्टिव की बात कर लेते हैं। कार्डियो सिलेक्टिव को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है, नाइस बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सीलेंट एट मायोकार्डियम। इससे हमें यह भी याद हो जाएगा कि मायोकार्डियम के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और एक्सीलेंट से हम इस वाले ड्रग को याद रख लेंगे। तो क्या निमोनिक है? नाइस बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सीलेंट एट, अब मायोकार्डियम को ऐसे करके लिखो, मायोकार्डियम। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये एक तो कार्डियो सिलेक्टिव है यानी मायोकार्डियम से, और दूसरा ये बीटा वन सिलेक्टिव है। अब इसको समझ लेते हैं कि नाइस स्टैंड फॉर नेबिवोलोल, बीटा स्टैंड फॉर बेटाक्सलोल, ब्लॉकर स्टैंड फॉर बाइसोप्रोलोल, एक्ट स्टैंड फॉर एसिब्यूटालोल, एक्सीलेंट स्टैंड फॉर एस्मोलोल, एड स्टैंड फॉर अटीनोलोल, मायो स्टैंड फॉर मेटोप्रोलोल एंड कार्डियम स्टैंड फॉर सेलिप्रोलोल। तो इस तरह से हम कार्डियो सिलेक्टिव या बीटा वन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स को याद रख सकते हैं। फिर आते हैं नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का क्या मतलब है कि ये बीटा वन के ऊपर भी एक्ट करेंगे और बीटा टू पे भी एक्ट करेंगे। अब इन नॉन सिलेक्टिव के अंदर ना 3 कैटेगरीज आती हैं, विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी एंड विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। अब विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी में जो ड्रग आती हैं उनको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है प्रॉपर टाइम्ड शॉर्ट। प्रॉपर टाइम्ड शॉर्ट से हम इसको याद रख सकते हैं। प्रॉपर स्टैंड फॉर प्रोपेनोल, टाइम स्टैंड फॉर टिमोलोल एंड शॉर्ट स्टैंड फॉर सोटालोल। प्रोपेनोल, टिमोलोल एंड सोटालोल। फिर आते हैं विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। अब ये जो विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी ना, इनको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी, पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी ऑन सेल, पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी ऑन सेल। अब इस निमोनिक से हमें ये भी पता लग रहा है कि ये जो विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी वाले ड्रग है ना, ये एक्ट कर रहे होते हैं एज पार्शियल एगोनिस्ट, यानी ये एज पार्शियल एगोनिस्ट भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि पार्शियल स्टैंड फॉर पिंडोलोल, एगोनिस्ट स्टैंड फॉर एसिब्यूटालोल, एक्टिविटी स्टैंड फॉर एप्रिनोलोल, ऑन स्टैंड फॉर ऑक्सीप्रिनोल, सेल स्टैंड फॉर सेलिप्रोलोल। तो इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। फिर आते हैं विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। इसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है ले बेटा कार से हम इसको याद रख सकते हैं। ले बेटा से क्या? लेबिटालोल, और कार से कार्बिडोलोल। तो ले बेटा कार से वो वाले ड्रग्स आएंगे जिनकी अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी है और वो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर सेलेक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन की। ये आती है ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन की बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। अब फर्स्ट जो जनरेशन आती है ना, उसके अंदर नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। नॉन सेलेक्टिव कौन से वाले? वही जो हमने पढ़े ना, प्रॉपर टाइम शॉर्ट वाले। पी स्टैंड फॉर प्रोपेनोलोल, फिर आता है टिमोलोल, टाइम से टिमोलोल, एंड शॉर्ट से हमारे पास हो गया सोटालोल। प्रॉपर टाइम शॉर्ट वाले आ जाएंगे फर्स्ट जनरेशन के अंदर। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें बीटा वन सिलेक्टिव आ जाएंगे। अब बीटा वन सिलेक्टिव सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। कौन कौन से आएंगे? मेटोप्रोलोल, अटीनोलोल, एसिब्यूटालोल, बाइसोप्रोलोल एंड एस्मोलोल। इसको हम याद रख सकते हैं माँ बेटा से। M stand for metoprolol, A stand for atenolol, A stand for acebutolol, B stand for bisoprolol, E stand for esmolol। तो इस तरह से हम सेकेंड जनरेशन के बीटा ब्लॉकर्स को याद रख सकते हैं।
फिर आते हैं थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में आगे कुछ सब टाइप्स होती हैं कि कुछ थर्ड जनरेशन वाले एक्ट कर रहे होते हैं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ अल्फ़ा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनके तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ बीटा 2 एगनिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ कैल्शियम चैनल को ओपन कर रहे होते हैं और कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा ब्लॉकर्स को देख लेते हैं। इसमें वही आएंगे ले बेटा कार वाले, लेबिटोलोल एंड कार्बिडोलोल आ जाएंगे। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करें तो इसको याद रख सकते हैं हम बीबीसी से। बीबीसी से हम इसको याद रख सकते हैं कि बी स्टैंड फॉर बेटाक्सोलोल, नेक्स्ट बी स्टैंड फॉर बिवेंटोलोल एंड सी स्टैंड फॉर कार्बिडोलोल। फिर आते हैं बीटा 2 एगनिस्ट। बीटा 2 एगनिस्ट के अंदर सैलिप्रोलोल, बोपिंडोलोल एंड कार्टियोलोल। इसको याद रखने के लिए निमोनिक है सीबीसी। सीबीसी से हम इसको याद रख सकते हैं। सी स्टैंड फॉर सैलिप्रोलोल, बी स्टैंड फॉर बोपिंडोलोल एंड नेक्स्ट सी स्टैंड फॉर कार्टियोलोल। फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ओपनर्स। ये क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल को ओपन कराएंगे। इसके अंदर एक ही ड्रग आएगा टेलिसोलोल। टेलिसोलोल क्या करता है, कैल्शियम चैनल को ओपन करता है। और कुछ ऐसे आते हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। इसमें काफ़ी सिंपल ट्रिक है कि नाइट्रिक ऑक्साइड एन आ रहा है तो इसके अंदर भी एन आ रहा है, नबीवोलोल इसके अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन आती है कि कुछ जो थर्ड जनरेशन में है ना वो एक्ट करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करते हैं। इसके अंदर मेनली हम कार्बिडोलोल को ही लिखते हैं। तो कार्बिडोलोल क्या करता है, एज एंटीऑक्सीडेंट भी एक्ट कर रहा होता है। तो ये क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसमें लिपिड इनसॉल्युबल आएंगे और लिपिड सॉल्युबल आएंगे। लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स को याद रखने के लिए निमोनिक है नासा। NASA. N stand for nadolol, A stand for atenolol, S stand for sotalol and A stand for acebutolol. फिर आते हैं लिपिड सोलेबल। अब ये जो लिपिड सोलेबल है इसको याद रखने के लिए निमोनिक है कैट्स लव मी टू प्ले। कैट्स लव मी टू प्ले। कैट स्टैंड फॉर कार्बिडोलोल, love stand for labetalol, me stand for metoprolol, 2 stand for timolol and play stand for propranolol। तो ये solubility की बेस पे क्लासिफिकेशन होगी। इसमें हमने नासा और ये वाला निमोनिक देखा कैट्स लव मी टू प्ले। अब ये कुछ कैटेगरी में तो नहीं आते लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है कुछ बीटा ब्लॉकर्स की, या फिर जिसको हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट या प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं लेबिटोलोल, एसिब्यूटोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल एंड पिंडोलोल। इसको याद रखने के लिए निमोनिक है लैम्प, LAMPP। अब चूंकि लैम्प की रोशनी भी अगर हम देखें तो लैम्प की रोशनी काफ़ी लोकलाइज्ड एरिया को सप्लाई कर रही होती है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि लैम्प की रोशनी काफ़ी लोकलाइज एरिया को रोशन कर रही होती है ना। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि ये लोकल एनेस्थीजिया के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। लेबिटोलोल, एसिब्यूटोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल एंड पिंडोलोल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें आते हैं शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसमें जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं ना वो 10 to 15 मिनट एक्ट कर रहे होते हैं। इसके अंदर एक ही ड्रग आता है एस्मोलोल, ये आपने ज़रूर याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करें तो ये 3 to 6 आवर्स तक अपना वर्क कर रहे होते हैं। इसको याद रखने के लिए निमोनिक है PTM, जो होती है ना पेरेंट टीचर मीटिंग, उससे हम इसको याद रख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स। P stand for pindolol and propranolol, T stand for timolol and M stand for metoprolol। फिर आते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है बैन। B stand for bisoprolol, A stand for atenolol and N stand for nadolol। अब ये जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं ना ये 6 to 24 आवर्स तक अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अब ये वाली जो इमेज है ये बेसिकली कार्डियो सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनको याद रखने के लिए। कार्डियो सेलेक्टिव कैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं कि हार्ट प्रेजेंट है और हार्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्सीलेंट। उसके अलावा ये बीटा ब्लॉकर्स हैं और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नाइस। अब हमने क्या निमोनिक पढ़ा कि नाइस बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सीलेंट एट मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के ऊपर
नाइस बीटा ब्लॉकर एक्सीलेंट एक्ट कर रहे हैं। नाइस स्टैंड फॉर नबीवलोल, बीटा स्टैंड फॉर बिटैक्सोलोल, ब्लॉकर स्टैंड फॉर बाइसोप्रोलोल, एक्ट स्टैंड फॉर एसीब्यूटालोल, एक्सीलेंट स्टैंड फॉर एस्मोलोल, एट स्टैंड फॉर अटीनोलोल, मायो स्टैंड फॉर मेटोप्रोलोल एंड कार्डियम स्टैंड फॉर सेलीप्रोलोल। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं कि जो कैट है, जो हमने निमोनिक पढ़ा ना, कैट्स लव मी टू प्ले, कैट्स लव मी टू प्ले, इसमें जो हार्ट का साइन है वो लव को शो कर रहा है। एंड कैट लव्स मी टू प्ले से हमने कौन कौन से ड्रग पढ़े हैं? कैट स्टैंड फॉर कार्बिडोलोल, लव्स मी लव स्टैंड फॉर लेबिटोलोल, मी स्टैंड फॉर मेटोप्रोलोल, टू प्ले, टू स्टैंड फॉर टिमोलोल एंड प्ले स्टैंड फॉर प्रोपेरोलोल। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमने निमोनिक पढ़ा था ना, प्रॉपर टाइम शॉर्ट, वो हम इससे समझ सकते हैं कि P स्टैंड फॉर प्रोपेनोल, टाइम स्टैंड फॉर टिमोलोल एंड शॉर्ट स्टैंड फॉर सोटालोल। अब ये वाली जो इमेज है, ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स थे उसको याद रखने के लिए थी, जिसमें हमने पढ़ा था PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग्स। इसमें हम देख सकते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। P स्टैंड फॉर पिंडोलोल एंड प्रोपेनोल, T स्टैंड फॉर टिमोलोल एंड M स्टैंड फॉर मेटोप्रोलोल। तो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। सो क्लासिफिकेशन हमने डिटेल से देख लिया। अब हम इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात कर लेते हैं।